This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में कील ठोकर लड़की की हत्या, रिश्तेदार पर हत्या का आरोप, शव को नदी किनारे दफनाया, पुलिस ने मिट्टी खोदकर निकाला बाहर। चोरी की बाइक के साथ 3 छात्र गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। और पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा, जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कही बड़ी बात। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के बेनीबाद थाना क्षेत्र के पिरौछा गांव में 2 दिनों से लापता लड़की की हत्या के बाद हत्यारों ने उसका शव नदी किनारे जमीन में गाड़ दिया। पुलिस ने महुआरा गांव स्थित बागमती की सहायक नदी के किनारे मिट्टी के नीचे से उसका शव बरामद किया। इसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। लड़की के शरीर पर कई जगहों पर गंभीर जख्म के निशान मिले हैं। इसके अलावा उसके पैर में कील मिला है। मृतका की पहचान पिरौछा गांव निवासी स्वर्गीय राम बाबू राम की पुत्री के रूप में हुई है। बता दें कि महुआरा गांव स्थित नदी के तट से मृतका का घर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। घर में वह मां बेटी की ही रहती थी। मृतका का भाई दिल्ली में मजदूरी का काम करता है। वहीं किशोरी का शव मिलने के बाद गांव में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। मामले में मृतका की मां ने थाने में मौखिक शिकायत की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाँ, ये कल की घटना है और कल एक लड़की के गुम होने की बात हुई थी, लेकिन थाने में कोई आवेदन नहीं था। और कल लड़की की बहन ही आकर थाने में बताई कि मेरी बहन नहीं मिल रही है, और जब हम नदी किनारे गए तो वहाँ पर नई मिट्टी है। तो इस पर थानाध्यक्ष स्वयं गए थे। ये महुआरा गांव के पास बागमती की सहायक नदी है, उसी के किनारे वहाँ से डेड बॉडी को निकाला गया। तो उसमें डेड बॉडी बगल के ही गांव की लड़की का है, नाम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि उसकी माँ कह रही है और उसकी बहन कह रही है कि उसके आस पड़ोस के लोग ही उसको यानी कि मारपीट किए हैं, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई, ऐसा लग रहा है। फिर भी अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम गई है वहाँ। एफएसएल की टीम ने भी अपना रिपोर्ट दिया है और हम लोग अनुसंधान के बाद ही अच्छे ढंग से बता पाएंगे कि आखिर कारण क्या था जिससे कि उसके डेड बॉडी को बिना बताए ही नदी के किनारे मिट्टी में दफना दिया गया था। शरीर पर जख्म के भी निशान? हाँ, शरीर पर जख्म का निशान है, मुंह पर जख्म का निशान है, गला फूला हुआ था। इससे ये भी कहा जा सकता है कि कहीं उसका गला दबा करके उसकी हत्या हुई हो, लेकिन अनुसंधान के बाद, एफएसएल रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, कोई विवाद वगैरह कुछ था? विवाद तो अब नहीं कि आस पड़ोस से, अब नहीं कि ऐसा कहा जा सकता है, अनुसंधान में आएगा कि आस पड़ोस से कोई लड़ाई होगी या आस पड़ोस कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ और बहन का कहना है कि आस पड़ोस का ही लोग ऐसा किया है, क्योंकि उनसे झगड़ा होते रहता था, झगड़ा था। लापता भी थी लड़की सर? जी, लापता भी थी। हाँ, ये 2 दिन पहले, जैसा बहन बता रही थी कि 2 दिन से नहीं थी, यानी कि अगर उसकी हत्या हुई भी है तो आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हुई है। अब ये गुमशुदगी को लेकर के कोई कंप्लेन? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं हुआ था, थाने में कोई सूचना नहीं थी।
मुजफ्फरपुर के पीर थाना क्षेत्र के जारंगी में गुरुवार को पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें बोछा थाने के इतवारपुर ताज निवासी मोहम्मद नसीम, मोहम्मद केसर, मोहम्मद शहनवाज आलम शामिल है। थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि गुरुवार अहले सुबह गश्ती के दौरान जारंगी में स्कूल के समीप एक हाई स्पीड बाइक पर सवार 3 युवकों को रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर तीनों बाइक लेकर भागने लगे, जिसे पुलिस बलों के सहयोग से पकड़ लिया गया। बाइक के कागजात मांगने पर तीनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। छानबीन में बाइक चोरी की निकली, जो बीते दिनों अहियापुर थाना क्षेत्र में चोरी हुई थी। उन्होंने बताया कि तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, साथ ही आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बताया कि बीते माह से अब तक अलग अलग थाना क्षेत्र से चोरी हुई आधा दर्जन बाइक बरामद की गई है। 24/4/25 को सुबह हम लोग छापेमारी के क्रम में जारंगी चौक पर थे, तो जारंगी की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति सवार आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें जारंगी स्कूल के पास टॉर्च के प्रकाश से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तीनों गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसमें तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ा व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम मोहम्मद नसीम, मोहम्मद कैसर और मोहम्मद शहनवाज आलम बताया। ये तीनों अतवारपुर ताज थाना बोचहा जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले। इनसे गाड़ी के कागजात की मांग की गई तो इनके द्वारा कोई गाड़ी का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, तो थाने पर लाकर और गाड़ी का सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि यह गाड़ी जो है अहियापुर थाने से 20/4/24 को चोरी हुई है, और इसी चोरी के मामले में जो है इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी की गाड़ी को बरामद किया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। लोग कोई आपराधिक इतिहास किया था? आपराधिक इतिहास अभी पता किया जा रहा है। गाड़ी किनके नाम से है? गाड़ी कहाँ से है? जो गाड़ी बिकी है वो कहाँ से चोरी हुई? वो गाड़ी अहियापुर 0 माइल से चोरी हुई। थानाध्यक्ष पीर पंकज यादव। मुजफ्फरपुर के जामा मस्जिद में जुम्मे के नमाज के बाद शाही इमाम मोहम्मद आले हसन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा जताते हुए कहा कि इस घटना ने जमीर को झकझोर दिया है। वहीं सभी से अपील करेंगे कि इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा करें। इस हमले में जिन्होंने अपने को खो दिया है, शाही इमाम ने उनके परिजनों के लिए सहानुभूति जताते हुए जुम्मे के नमाज के बाद दुआ की। वहीं नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे नमाजियों ने कहा कि आतंकवाद का किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं है। हमें इसे अडिग साहस एवं दृढ़ता के साथ परास्त करने के अपने संकल्प के साथ एकजुट रहना है। दुख के इस घड़ी में हम पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और इस महान देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करें और आतंकियों को ऐसी सजा मिले कि आगे से ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचें। यह निर्णय देखिए, पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देश का आंतरिक जो होम मिनिस्ट्री का जो नीति है उसको वो सिक्योरिटी के तो मेरा सवाल है, जो 5 निर्णय लिया गया आपको लगता है बिल्कुल सही है। ये अगर पाकिस्तान मास्टरमाइंड है और इसको ये साबित हो गया है तो इस चीजों को है तो फिर कहीं से कोई चुकने की जरूरत नहीं है, कोई किसी तरह का कोई हिला हवाली की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है। दोषी को अगर पकड़ना हो तो दोषी के साथ साथ दोषी के मास्टरमाइंड को भी पकड़ने की जरूरत होती है। और एपी सेंटर पाकिस्तान है, हमारे देश का दुश्मन जो है, जो आतंकवाद का जो जड़ वो पाकिस्तान है, तो उसको नाबूद करने का और समूल नष्ट करने के लिए पूरा पॉलिसी बनाया जाए और उसके लिए है सो स्ट्राइक शुरू किया जाए, उसमें आगे बढ़ के जो है और सेना की भी कार्रवाई करने पड़ी तो करे जाए। ये तो जरूरी है क्योंकि देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है और हमारे देश के नागरिक सुरक्षित रहे और शांति से रहे, सद्भाव से रहे। और एक चीज और मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया और इसके जरिए जो बैड एलिमेंट है हमारे देश के अंदर में, वो जो सोशल मीडिया या ऐसे भी गॉसिप के जरिए जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यह हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। भाई मुस्लिम और हिंदू यहाँ तो सदियों से हजारों साल से रहते आए हैं। यहाँ कोई आपस में कोई तफरीक कुछ थोड़ी है कि ये मुस्लिम आतंकवादी हो गया तो सिख आतंकवादी हो गया तो हिंदू आतंकवादी हो गया। ये तो व्यक्तिगत मामला है। आतंकवाद होना, आतंकवादी होना और इंसान होना ये व्यक्तिगत मामला है। ये किसी मजहब और समुदाय और समाज का मामला नहीं है। इसलिए इसको समाज में लाने की जरूरत नहीं है, इसको समाज को दोषी बनाने की जरूरत नहीं है। समाज के साथ जो दोषी बनाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये गलत है।
ये भारत के और भी पूरे भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गलत है। कश्मीर में आज गलत हुआ है तो हो सकता है भारत में भी ये मामला चिंगारी फैल जाए, इसलिए इसको रोका जाए। मैं कह चुका हूँ कि हमारा मजहब, हमारा दीन ये कहता है कि एक बेकसूर इंसान का अगर कत्ल होता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और यहाँ तो 26-26 लोगों का कत्लेआम हुआ है, 26-26 हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ है। और बाहर के दूसरे मुल्क के आतंकवादी घुस करके यहाँ कत्लेआम करके चले जा रहे हैं। 5 लाख कर पर्यटक वहाँ पूरे स्टेट में जमा होते हैं, जिनमें 3.5 लाख सिर्फ पहलगाम में जमा होते हैं। आखिर वहाँ सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सरकार ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? और जो यूनियन टेरिटोरी होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, पुलिस या फोर्स राज्य सरकार के हाथ में नहीं होती है। जो यूनियन टेरिटोरी होती है वो गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, पुलिस विभाग गवर्नर जी के पास, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के पास, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है कि बाहर के आतंकवादी आ करके इन सारे लोगों का कत्लेआम करके, हमारे भाइयों का कत्लेआम करके चले गए। अब एक्शन कड़ा होना चाहिए, ऐसा कड़ा एक्शन उन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए कि फिर आगे से इस तरह की कार्रवाई करने से पहले आतंकवादी 100 मर्तबा सोचें कि हम भारत में आकर के इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए या नहीं करना। सुरक्षा बल के द्वारा जो स्थानीय लाइनर थे, एक के घर को रोड से उड़ा दिया गया और दूसरे के घर पर बुलडोजर। ठीक है, जो भी आतंकवादी हैं, जो देश के खिलाफ देश के खिलाफ, देश के नागरिकों के खिलाफ हत्या और दूसरे तरह की आतंकवादी कार्रवाइयों में शामिल हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लेकिन असली दोषी जो लोग मार के गए हैं उनको ना पकड़िए, उनको पकड़ करके छोटे मोटे 2-4 को, जैसे कोई हत्या होती है जिले में, बड़ी हत्या होती है तो पुलिस प्रशासन क्या करती है, 2-3 को छोट भैया क्रिमिनल को पकड़ करके अपना पिंड छोड़ा लेती है। वैसा पिंड छोड़ाने का काम नहीं करे। जैसे पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई, हम मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और दोषियों का पूरा पता चलना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत हो तो हमला करके कार्रवाई कीजिए, अगर वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो। देखिए, जो हादसा हुआ है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पूरा देश मर्माहत है, गमजदा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। किसी के यहाँ सही से खाना नहीं पका उस दिन रात को, 22 तारीख को अप्रैल को जो घटना घटी है, और दिल से सब लोग रो रहे हैं। देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है, इसको हिंदू और मुस्लिम एंगल से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। किसने क्या कहा उसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखना ये है कि आखिर कमी कहाँ हुई। जब पर्यटक हमारे गए थे, हजारों के तादाद में वहां लोग थे, तो चूक कहाँ हुई हमसे? आखिर सिक्योरिटी वाले जो इतना नीचे और ऊपर रहते हैं उस वक्त कहाँ थे? ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है। हम लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग जो ये डेथ किए हैं इस हादसे में, उनके साथ है, उनके गमजदा परिवार के साथ है। आज मस्जिद के अंदर उन लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी की गई है और उनके घर वालों के लिए संबल मिले उसके लिए भी हम लोगों ने दुआएं की है। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को आगे आना होगा और सख्त कदम उठाना होगा, ताकि ये बार बार जो ये हादसा होते रहते हैं हर 2 साल 5 साल पे, इसका कौन जवाबदेह है? एक भारतीय मरता है तो दर्द सबको होता है, लेकिन पता नहीं जो गद्दी में बैठे हैं उनको दर्द होता है कि नहीं होता है। हम लोग तो रो रहे हैं, हम लोग विचलित हैं। लेकिन अब आप देखें, कोई आदमी इतना बड़ा हादसा होने के बाद जब जाता हुआ माला अर्पण करने के लिए तो रेड कारपेट पे चल के जा रहे हैं। रेड कारपेट पे आप जा रहे हैं माला अर्पण करने के लिए? कोई लोग यहाँ बिहार के चुनाव में अपना भाषण भूषण करने आ रहे हैं। ये सब गिरी हुई हरकत है, ये सबसे बचना चाहिए। देश पूरा इस वक्त मर्माहत है और पूरे देश के लोगों में जिसमें गम और गुस्सा है, वो किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अगर सरकार कड़ा फैसला अगर नहीं लिया तो हम लोग भी खुद मजबूर हो जाएंगे बॉर्डर पे जाने के लिए। जो होगा अल्लाह मालिक है, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं
कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री का क्या आदेश होता है। इस बार सर्जिकल हाउस जैसा इधर छोटा मोटा करके और पेड़ पे दरख्त पे बमबारी कर से कुछ नहीं होगा। इस बार घर में घुस के मारने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में सबक मिले कि जो कदम ये उठाएगा उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य घटना के विरोध में शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद के मुजफ्फरपुर महानगर कार्यकर्ताओं ने कल्याणी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। ईसाई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज को आग के हवाले कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शन के दौरान विहिप कार्यकर्ताओं ने कहा, श्रीनगर के पहलगाम में हुई यह घटना अभूतपूर्व और अमानवीय है। धर्म पूछकर सैलानियों की निर्मम हत्या करना आतंकवाद की क्रूरता को दर्शाता है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी गई। उन्होंने केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हमारी मांग है कि इस तरह के हमलों का जवाब करा दिया जाए। जब कोई बार बार आपके घर में घुसकर हमला करे तो उसे बख्शा नहीं जाए। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। कार्यकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि जब तक शहीदों की शहादत का बदला नहीं लिया जाता वे अपने प्रदर्शन और रोष प्रकट करते रहेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने और शहीदों के बलिदान का सम्मान करने की अपील की। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से हिंदू धर्म को पूछ के उसको निवस्त करके उसकी पहचान करके जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है आतंकवाद द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, जिसपे विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता है। और 24 और 25 तारीख में पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध कार्यक्रम चल रहा है। उसके तहत भारत सरकार से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से यही मांग करता है कि अब बार बार ये नहीं चलेगा। धर्म पूछ के किसी का इस तरह से निर्मम हत्या करना ये नहीं चलेगा। या तो सरकार इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, फिलिस्तीन बना दे। हमको फिलिस्तीन चाहिए, गाजा की तरह चाहिए। अब पाकिस्तान हमको भारत के मतलब कि विश्व के पटल पर नहीं चाहिए। नहीं तो हमारे सारे बजरंगी भाई पूरे तैयार है। गृह मंत्री जी आदेश दे, हम लोग घुसने के लिए तैयार हैं। और कैसे वो गाजा की तरह फिलिस्तीन की तरह बना देंगे वो हम लोग के ऊपर। कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है। हिंदुस्तान का हर बच्चा आ गया है। देखिए हम लोग का हिंदुस्तान का क्या उदारता स्वभाव है, जिसका वो फायदा बार बार ले रहा है। हम लोग गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि अब उदारता नहीं चलेगी। अब हम लोग को रूस के नक्शे कदम पर चल के उसको फिलिस्तीन बना ही देना है, जिसको खाने की औकात नहीं है। जो 300-400 रुपये आटा खरीद रहा है वो हमको आंख दिखा रहा है, हमारे धर्म पूछ के कर रहा है। एक हिंदू का देश हिंदुस्तान में जब हम सेफ नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उनका इतने इस्लामिक राष्ट्र है, वो सारे सेफ है, हमारा एक राष्ट्र हम सेफ नहीं है। अब कुछ नहीं, भारत सरकार से यही मांग है कि हमको उसको फिलिस्तीन की तरह कर देना है और कोई दूसरा उसका अब रास्ता नहीं बचा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के साहिबगंज मुख्य बाजार में इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लिए बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए और भारत माता की जय एवं आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ वातावरण को भिजा दिया। मार्च के दौरान राजेश सहनी ने कहा, यह सिर्फ एक कैंडल मार्च नहीं बल्कि देश के वीर जवानों को हमारी ओर से सम्मान और आतंक के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। उन्हें कायर आतंकवादी कहिए, वो कायर हैं और ऐसे कायर लोगों से हमारा देश डरने वाला नहीं है। जिन कायरों ने हमारे निहत्थे साथियों को, हमारे निहत्थे भाइयों पे AK-47 से हमला किया, वो कायर हैं। अगर उनमें इतना हिम्मत होता तो निहत्थों से नहीं लड़ते, हमारे भारत देश के जो आर्मी है उससे लड़ते। जात पात और धर्म पूछ कर मारा गया उसमें। सर्वप्रथम तो हम हिंदुस्तानी हैं और जिन्होंने धर्म पूछ के मारा तो मैं तो कह चुका हूँ कि कायर थे वो। आज भारत देश जो है कश्मीर से कन्याकुमारी एक है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर किसी मजहब से आते हैं, फिर किसी जाति से आते हैं। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं
बगल में बैठे मेरे पड़ोसी पाकिस्तान को कि तुमने जो भारत देश में ये जहर घोलने का काम किया, तुमने धर्म पूछ के मारने का काम इसलिए किया कि भारत में भाईचारा खत्म हो जाए और भारत में गृह युद्ध चले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम जैसे नौजवान इस भारत देश के हिस्सा है, हिंदुस्तान को अपने दिल में रखे हैं, तब तक ऐसे कायरों की कोई भी चाल हमारे देश में कामयाब नहीं होगी। पक्ष विपक्ष सभी लोग एकजुट होकर इस आपदा की घड़ी में एक साथ है, क्या कहेंगे? जब जब हमारे देश पे, जब जब हिंदुस्तान पे कोई एक कंकर भी फेंकेगा, तब तक हम हिंदुस्तान वासी एक हैं, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष। मैं ये कहता हूं कि घर रहेगा तब न राजनीति करोगे, तब न पक्ष विपक्ष कहलाओगे। तो किसी ने हम पे हमला किया है, और जब हमला किया है तो हम एक हैं। हम इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि भले हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे कायरों पे जितनी कठिन से कठिन सजा देनी हो उतना दीजिए, देश आपके साथ खड़ा है। क्या पाकिस्तान को ईट से ईट का जवाब मिलना चाहिए? किसको ईट से ईट का जवाब हम देंगे पत्रकार महोदय? पाकिस्तान जैसे नपुंसक है पाकिस्तान। अगर इतने बार तो हमसे मुक्की खा के बैठा हुआ है, पाकिस्तान को हिम्मत है भारत से लड़ने की? अरे वो कायर है, अपने 4 लोगों को भेजता है, धर्म पूछ के मरवाता है, ताकि भारत में इस तरह का जो माहौल पैदा करे। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि अगर है हिम्मत आज भी भारत देश का, हिंदुस्तान का एक छोटा सा नागरिक बिहार राज्य से 98 सहायक विधानसभा से इंजीनियर राजेश कुमार सहनी आपको खुली चेतावनी देता है कि तुम तो मेरे आर्मी से नहीं लड़ सकते, पाकिस्तानियों तुम मेरे आर्मी से नहीं लड़ सकते। अगर है हिम्मत हम जैसे नौजवान से भी लड़ना हो तो बोल के आना, तुमको ईंट का जवाब तुमको पत्थर से देंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, जिस तरह से उन्हें धर्म पूछकर और जात पूछ कर उसने मारा है, उसी तरह से बिना धर्म बिना जात पूछे सिर्फ आतंकवादी करके उनके अंदर इतने पित्तल ठोको कि भारत देश में दोबारा कोई आंख उठा के नहीं देखे। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बड़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई। TRF नाम के एक आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, पर यह तो साफ है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट के मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उच्चायोग के पास मामला दर्ज कराया है। दर्ज मामले में अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि पिछले दिनों आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत करते हुए नृशंस हत्या किया गया, जिसमें 28 लोग मारे गए। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने स्टडी किया तो पता चला कि इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वुमेन लॉ उसका वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। इसको देखते हुए हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के उच्चायोग को एक पिटीशन दिया है। इसके साथ ही एक अलग सेपरेट पिटीशन संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी को दिया है। चूंकि यह मामला पाकिस्तान द्वारा ह्यूमन राइट्स का पूरा वायलेंस है, जिसे लेके मानवाधिकार का अंतर्राष्ट्रीय कानून है, साथ ही वियना ट्रीटी है, उस घोषणा पत्र का भी उल्लंघन किया गया है। जी, पिछले दिनों आतंकवादी के द्वारा जो कायराना हरकत किया गया, इसमें नृशंस हत्या निर्दोष लोगों को किया गया। इसमें दर्जनों लोग इसमें मारे गए। और तो इस पूरे मामले को लेकर के जब हमने पूरा स्टडी किया तो हमने पाया कि इसमें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है उसका वायोलेशन
पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है और बार बार किया जाता है। इसी आशय को लेकर के हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त को हमने एक पिटीशन दिया है। साथ ही साथ में हमने एक अलग सेपरेट पिटीशन संयुक्त राष्ट्र संघ के हमने जनरल सेक्रेटरी को दिया है। चूंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यह प्रोविजन कहता है कि जो देश हैं उस देश को मानवाधिकार के प्रति सजग होना है और अपने आस पड़ोस के मुल्कों को भी मानवाधिकार के प्रति सजग करना है। लेकिन यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो स्थिति है वह मानवाधिकार का बहुत ही बड़ा उल्लंघन करने वाला, वह विश्व का एकलौता राष्ट्र है जो मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करता है। और भारत एक शांति का यह देश रहा है शुरू से ही, और भारत में अशांति फैलाने का कार्य पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, जो कि मानवाधिकार का जो अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र है और जो वियना घोषणा पत्र है, इस सारे घोषणा पत्र का उल्लंघन है। तो हमने वियना घोषणा पत्र और मानवाधिकार का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है उसके आलोक में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के उच्चायुक्त उनको हमने 2 पिटीशन दाखिल किया है और हमने उनसे मांग किया है कि आप पाकिस्तान की सरकार से इस संबंध में आप कारण परीक्षा करें और उनसे जवाब तलब करें कि ऐसा वे मानवाधिकार का उल्लंघन क्यों करते हैं। और उसके साथ साथ में उनके ऊपर में जो विधि सम्मत जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ कहता है, उस अंतर्राष्ट्रीय लॉ मानवाधिकार के आलोक में जो प्रोविजन है उसके आलोक में आप पाकिस्तान के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई किया जाए। इसमें आगे जो हमने पिटीशन दिया है यूएन को, तो यूएन तो वह देश लेवल की बात हो जाती है, तो यह ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार के पास और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के पास में हमारी पिटीशन को दिया जाए और फॉरेन मिनिस्ट्री इस पर जो है अपना देखेगी। लेकिन जहां तक मानवाधिकार के उच्चायोग को हमने पत्र दिया है तो वह उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी मरे हैं, तो ये उस प्रोविजन के अंदर में यह मामला बनता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो उच्चायोग हैं वह पाकिस्तान सरकार से निश्चित रूप से वह कारण परीक्षा करेगी। ये हमें पूरा विश्वास है कि इसमें इसका 45 दिन का समय होता है, वो अपने नियत समय में वह पाकिस्तान से निश्चित रूप से ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के द्वारा जरूर कारण परीक्षा किया जाएगा और उसके बाद में हमसे भी प्रत्युत्तर मांगा जाएगा, तो हम भी फिर अपना जवाब देंगे। और या अपने देश के जो प्रतिनिधि हैं विदेश में, हम उनको भी लिखेंगे, वो भारत की तरफ से वो भी जवाब देंगे। मुजफ्फरपुर में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली के लिए एक संयुक्त मंच बनाया गया है, जिसमें इंसाफ मंच, नागरिक समाज और मिल्लत कमेटी की मुख्य भूमिका है। इस मंच को आजाद समाज पार्टी, सद्भावना मंच, भीम आर्मी, RTE एंड RTI एक्टिविस्ट फोरम, मानवाधिकार संस्था, सांझी संस्कृति सांझी विरासत मंच और इंकलाबी नौजवान सभा जैसे संगठनों का समर्थन मिला है। संयुक्त मंच की विशेषता रही है कि विभिन्न संगठनों को एकजुट करके इस रैली को सफल बनाना। यह मंच वक्फ बिल के विरोध में एकजुट होकर आवाज उठा रहा है। रैली की तैयारी को लेकर बताया कि 26 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल होने की संभावना है। जफर आजम सचिव इंसाफ मंच के अनुसार यह रैली सफल बनाने के लिए सभी संगठन अपने स्तर से प्रयास कर रही है। रैली का उद्देश्य है कि वक्फ बिल के विरोध में आवाज उठाना और संविधान की रक्षा करना। इस रैली के माध्यम से सरकार को वक्फ बिल वापस लेने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। अंदाजन लगभग 2 लाख लोगों का एहतजाज होगा मुजफ्फरपुर की सड़कों पर। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त मंच के द्वारा, मिल्लत कमेटी, नागरिक समाज कमेटी और इंसाफ मंच के द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा साथ मिल रहा है। इसमें खास तौर पर भीम आर्मी, इंकलाबी नौजवान सभा, संविधान बचाओ के लिए जो है आम आदमी पार्टी, RTE एंड RTI एक्टिविस्ट, साझी विरासत, साझी संस्कृति, मानवाधिकार संस्थान, सद्भावना मंच का भी हमें सहयोग बढ़ाते हैं। लगभग 2 लाख लोग सड़क पर रहेंगे। आम इंसाफ पसंद, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों के ये एहतजाज होगा, जो 26 अप्रैल को मुजफ्फरपुर की सड़कों पे होगा। 2 तरह से लोग मिलेंगे, 2 जगह से।
पहला जत्था चंदवाड़ा जेल चौक होते हुए, मनासगंज चौक होते हुए, टावर होते हुए डीएम कार्यालय तक आएगा। दूसरा जत्था दामोदरपुर, ब्रह्मपुरा, मेहदी हसन चौक, जूरन छपरा होते हुए डीएम कार्यालय तक जाएगा। आवाम से ये अपील है कि इस ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बन के इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तेज धूप और गर्मी के चलते लोगों को एक तरफ जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शुक्रवार को तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। सुबह धूप निकलने के साथ ही लोगों की परेशानियां बढ़ने लगती है। लोगों ने बताया कि अप्रैल महीने में ही गर्मी से परेशानी इतनी बढ़ गई है, अभी तो मई जून की गर्मी बाकी है। बढ़ती गर्मी के कारण दिन भर तेज धूप से बचाव को लेकर लोग अपने घरों के अंदर रहने को विवश है। सबसे ज्यादा तेज धूप और गर्मी से छोटे बच्चे परेशान हैं। कई जिलों में बढ़ती गर्मी को लेकर स्कूल की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सेन ने तेज धूप और बढ़ती गर्मी को लेकर बताया कि चौक चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। दमकल को आगलगी से निपटने को लेकर रेडी टू मूव रहने को कहा गया है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में आंधी पानी का पूर्वानुमान जताया है। अगर मौसम में परिवर्तन नहीं हुआ तो स्कूल की टाइमिंग भी परिवर्तन की जाएगी। देखिए, हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है, जो खास करके शहर और मार्केट का जो एरिया होता है, जहाँ बाहर से लोग आते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, तो वहाँ पेयजल की सुविधा है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग स्कूल तो ऑलरेडी चल रहा है, सभी सरकारी और जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहाँ टाइमिंग भी मॉर्निंग का ही सेशन सारे स्कूल्स में चल रहा है। और लू की स्थिति वर्तमान में नहीं है। टेम्परेचर ज़्यादा है, हम लोग परिस्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर में गिरावट नहीं होती है, वैसे प्रेडिक्शन है संडे और उसके बाद में बारिश का, अगर टेम्परेचर इसी तरह का बना रहता है तो स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में हम लोग अगले सप्ताह से सोमवार से हम लोग चेंज करने के संबंध में निर्णय लेंगे। अगर टेम्परेचर में गिरावट आती है तो जो अभी वर्तमान में जो समय से स्कूल चल रहा है मॉर्निंग आवर्स में, वही रहेगा। और इसके अतिरिक्त भी जो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं होती हैं, अग्निशमन की सुविधाएं होती हैं, वो सारी तैयारियां हैं। अगर किसी तरह की कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग उस स्थिति में सारे रिसोर्सेज का यूज करेंगे। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने SC, ST एवं सभी वर्गों की महिलाओं से PG में शुल्क माफी सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में धरना दिया और कार्यालय का घेराव किया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के 2015 के आदेश के बावजूद, जिसमें SC, ST एवं सभी वर्गों की महिलाओं से PG शुल्क न लेने का निर्देश है, विश्वविद्यालय प्रशासन शुल्क वसूल रहा है। छात्र नेता चंदन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कुलपति पर बिहार के छात्र हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। छात्रों ने PG में सीटें बढ़ाने, नामांकन और परीक्षा शुल्क में एकरूपता की भी मांग की। छात्र राजद ने चेतावनी दी कि वे इस तानाशाही रवैये के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। 6 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर छात्र हित में हम लोग का संघर्ष पूर्व से जारी है और उसी कड़ी में आज एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। इस धरना में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। मेरा सबसे मुख्य और अहम मांग ये है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया 2015 के लास्ट में, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग के छात्राओं और SC, ST के छात्र से PG स्नातकोत्तर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां PG में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता है। उसके बाद छात्र कोर्ट गए, कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है, जो पैसा आपने लिया है आज तक उसको वापस करिए। 2020 में ये कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद आप आगे से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लीजिए। इसके बाद हायर एजुकेशन की उस समय की तत्काल डायरेक्टर रेखा कुमारी जी ने एक लेटर जारी किया बिहार के सभी विश्वविद्यालय को, आगे से किसी भी प्रकार का शुल्क छात्राओं से नहीं लेना है और SC, ST के छात्रों से नहीं लेना है। उसके पश्चात भी ये कुलपति कितना निडर है, ये सरकार से अपने आप को ऊपर मानते हैं, ये गवर्नमेंट को सुपरसीड करते हैं
उसके पश्चात भी ये छात्राओं से नामांकन में शुल्क ले रहे हैं, और ले ही नहीं रहे हैं, एग्जामिनेशन फ़ी भी ये ले रहे हैं। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का ये स्पष्ट रूप से ये मांग है कि सरकार की मांग को आप लागू करें, और नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताइए कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं, हम छात्राओं से शुल्क लेंगे ही। ये स्पष्ट करिए आप। ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या खेल खेल रही है जिसमें छात्राएं पिस रहे हैं। एक तरफ ये गवर्नमेंट कह रही है जो हम छात्राओं से पैसे नहीं ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय बिना पैसे के उसका नामांकन नहीं कर रही और न ही उसको फॉर्म भरने दे रही है। तो सरकार पीठ अपना थपथपा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, आप पिस रहे हैं छात्राएँ, पिस रहे हैं SC ST के छात्र। इसीलिए हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है, सरकार के नोटिफिकेशन को लागू करो, नहीं तो हम ये यूपी गैंग जो आप लोगों ने यहाँ बना के रखा है यूपी के VC, ये हम चलने नहीं देंगे। साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और डिपार्टमेंट है, सभी का शुल्क एक समान करिए। यही हमारी मुख्य लड़ाई है, और इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुँचाऊंगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। सीनेट के बैठक के दौरान भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय क्या? यही मांग को लेकर 6 सूत्री मेरा मांग जो पूर्व में सीनेट के बैठक से पहले मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दिया था, और उसकी प्रतिलिपि यहाँ जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग को हमने देने का काम किया है। और हमारा स्पष्ट रूप से मांग है जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप लोग समन्वय स्थापित करके इन चीज़ों को धरातल पे लागू करें, नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। क्योंकि सरकार की अगर मंसूबा सही होती तो ये कुलपति नहीं मानते, अगर कुलपति नहीं मानते हैं उनके आदेश को, तो ऐसे कुलपति को यूपी पुनः वापस भेज देना चाहिए। ये बिहार में क्या कर रहे हैं, ये सरकार को सुप्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हम जब तक मंजिल तक इस लड़ाई को नहीं पहुँचाएंगे, हम संघर्षरत हैं। कितना लिया जाता है, कितना लिया जाता है? पहले तो छात्रावास के आवंटन में 1500 था, अब ये 3600 कर दिए हैं। और पूर्व से ही जो फ़ी है 3000 रुपया ये लेते हैं PG में, ये और अभी भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है ये महिलाओं से आप फ़ी नहीं ले सकते, SC ST के छात्रों से फ़ी आप नहीं ले सकते। फिर लेते हैं आप कैसे हैं भाई, क्यों लेते हैं आप? इसलिए लेते हैं जो बाद में वापस कर देंगे। आपने आज तक किसी एक भी विद्यार्थी का पैसा वापस किया है क्या? आपने नहीं किया है। इसीलिए हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे, और जब तक जवाब नहीं इसका जान लूंगा बिहार सरकार से और इसे लागू नहीं करा दूंगा, तब तक चैन से हम लोग बैठे। मुजफ्फरपुर नगर निगम में शुक्रवार को कर्मचारियों और उनके आश्रितों ने पारिवारिक पेंशन, 7वां वेतनमान लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। मोर्चा का आरोप है कि पिछले 1 साल से मृत कर्मचारियों के आश्रितों, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। एक महिला की इलाज के अभाव में मृत्यु हो चुकी है, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिहार सरकार ने पेंशन और 7वां वेतनमान लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मोर्चा के संयोजक अशोक राय ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बिहार के अन्य नगर निगमों में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को नियमित रूप से पेंशन मिल रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में ये सुविधा पूरी तरह से बंद है। मेरा प्रदर्शन का आज रोषपूर्ण प्रदर्शन था, और आज का प्रदर्शन में वही सवाल है कि मेरा 7वां वेतनमान, विधवा पेंशन, मेरे गरीब मजदूर का 50 रुपया बढ़ोतरी लागू किया जाए। तो लागू किया जाए, इसके लिए आज मेरा रोषपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन निगम प्रशासन हम लोग के आने के भय से पहले ही फरार हो गए, इसलिए कर्मचारी अब आर पार के लड़ाई के मूड में है। हमको तो ताजुब हो रहा है, बताइए 60 वर्ष के बाद एक सरकार विधवा पेंशन दे रही है आम लोगों को, और नगर निगम में जिसका पति 40 वर्ष काम किए, सेवा किए, उसके विधवा का पेंशन बंद कर दिया गया। बिहार में कहीं बंद नहीं है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कितना तनाशा हो गया है। हमारे मेयर महोदया साहब, डिप्टी मेयर महोदया साहब, हमारे स्टैंडिंग कमेटी, हमारे जो है पार्षदगण, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका बदनामी नहीं हो रहा है कि पूरे बिहार में सभी जगह विधवा पेंशन मिल रहा है और मुजफ्फरपुर नगर निगम में नहीं मिल रहा है। आज मुझे 7वां वेतनमान का आस लगाए, कितने हमारे कर्मी परलोक सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए, और आज भी 9 बरस बाद भी मेरा 7वां वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ। 1-2 महीना कोई बर्दाश्त करता है, साल भर बर्दाश्त करता है, मैंने 9 साल बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त का सीमा टूट गया है, इसलिए अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई में है। तीसरा,
कि विधवा पेंशन का भुगतान इनको हर हाल में करना होगा। अभी एक मेरा कर्मचारी पानीकल के जनार्दन जी की पत्नी डेथ कर गई है, दवा बिना, इलाज के बिना, और 2-4 दिनों के अंदर में संत फ्रांसिस जी हैं चकवासू में गुजरी पर, उनकी 2 आदमी का डेथ होने वाला है। आज उसका बेटा बेटी पैसा देगा उसको इलाज करने के लिए, कि यहाँ से जो पेंशन मिलता था उससे वो जीता था। हर पेंशनधारी जो 70-75 बरस हो गया वो देता है 5,000 रुपया की दवा खाता है, अब तो भी उसका मांग नहीं माना जा रहा है। आप मीडिया बंधु को बताना चाहते हैं कि कितना तनाशाह नगर निगम हो गया है, इसका अंदाज़ा लगाइए। हमरा स्थापना प्रभारी ये तो पूरे कार्मिक विभाग सर पर उठाए हुए हैं। पटना में सचिवालय नहीं है, यहाँ है। वही देखिए पटना में सचिवालय में संविदा कर्मी को 30,000 25,000 आप दे रहे हैं, और यहाँ सफाई कर्मी दिन रात, अभी स्वच्छ भारत में ये दिन रात मेरा मजदूर काम किया है, कमाए लंगोटी वाला खाए टोपी वाला, ये कमाया और आप अपना नाम लूट रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत। इस सबको वेतन दीजिए 30,000, 18,000 सिवान दे रहा है। आखिर एक रुकता क्यों नहीं है? एक रुकता होनी चाहिए पेमेंट में। ये 4 गो जो कबूतर है, ये NGO, टेक्नो, JMD, ये फ्रंट लाइन, ये सारा का पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं है। कोनो 15 को करेगा, कोनो 17 को करेगा, कोनो 22 को करेगा। अब ये कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा, एजेंसी वाले के खिलाफ भी हल्ला बोल करेगा। कितने का EPF का पैसा खा गया? नगर आयुक्त को इसको जांच करना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिहान NGO भाग जाएगा तो इस मजदूर का जितना EPF काटा गया वो सारा EPF तो लेकर भाग जाएगा। देखिए, आज का आपके माध्यम से हमारे कर्मचारी आज आपको पूरा संपूर्ण नगर निगम के इस संघर्ष मोर्चा के तले आए हैं, और बिहार यह सारे कागजों का, सरकार का आदेश का प्रति भी हम आपके माध्यम से सभी जनता को बताना चाहते हैं। जो 7वां वेतन का सरकार का चिट्ठी आ गया जो 2017 से दे देना है। 8 महीना हो गया, यहाँ इतना भ्रष्टाचार नगर में व्याप्त है जो आज 9 साल हो गया वो नहीं दिया। आजकल नगर आयुक्त कर रहे हैं। रात सुना है कुछ दस्तखत किए हैं, वो भी नहीं हो पाया है। पारिवारिक पेंशन जो आदमी सेवा मर गया उसका विधवा को संपूर्ण बिहार में हो रहा है, उसका चिट्ठी आया हुआ है। अभी कहते हैं हमको समझ में वो चिट्ठी नहीं आ रहा है। पटना कहता है जो देना है, ये कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। जो मजदूर काम कर रहा है उसको 26,000 रुपया है। हम अभी सिवान में दिलवा के आए हैं, पटना में दिलवा के आए हैं। आज यहाँ 12,000 10,000 काट लेगा। टेक्नो अभी तक भुगतान नहीं किया है। यहाँ अराजकता व्याप्त है। 3 बिंदु पर हमारा मुजफ्फरपुर यूनिट संघर्ष मोर्चा हड़ताल किया है। आज यह प्रदर्शन इनका था। नगर आयुक्त ने कल बात भी किए थे जब रहेंगे, पता नहीं उनको लगा कि क्या बात है, अपने मजदूर अपने परिवार से वो छोड़ के नहीं है, भाग गए हैं। तो कोई कितना दिन भाग के रहिएगा साहब? मजदूर आपका है, आपका परिवार है, आपको रहना चाहिए था, नहीं रहेंगे। तो 28 तारीख को, अगर आज नहीं हुआ तो 28 तारीख को इनका धरना का कार्यक्रम है। ये 1 दिन का धरना कार्यक्रम है, और 29 तारीख से अनिश्चितकालीन अमरण अनशन का कार्यक्रम है। नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे। हम गांधीवादी तरीके से, हमारे सभी कर्मचारी अनुशासित हैं, सज्जन हैं। हम यहाँ के तमाम MLA के दरवाजे जाएंगे, तमाम पार्षद के यहाँ जाएंगे। हमारा मालिक जनता है जिसका टैक्स से हम वेतन खाते हैं। एक दरवाजे शहर में घूम जाएंगे कि नगर निगम का भ्रष्टाचार बंद हो, इनका हम पोल खोलेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.